23 साल का एक युवक घर से बाहर निकलता है कुछ ड्रीम्स के साथ, कुछ एस्पिरेशंस के साथ, और बाद में उसकी मौत हो जाती है एक माइनर के द्वारा क्रैश से। ये एक्सीडेंट हुआ, उन्होंने क्या एक्टिवली चाबी दी? क्या वो रोक सकते थे गाड़ी लेके? वो हैबिचुअली जाता था बाहर, रील्स बनाता था उसकी जाके। डू यू थिंक दिस इज इनफ? एक बच्चे की जान चली गई, वो सिंगल मदर थी, उनके पास कोई भी नहीं है आगे, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर लीगल रिप्रिकॉशंस इनको फेस करने पड़ते हैं तो वो ये होंगे कि उनको इंश्योरेंस का क्लेम नहीं मिलेगा। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उनको पनिशमेंट क्या फेस करनी पड़ेगी? क्योंकि इस वक्त हम ये देख रहे हैं एक तरफ जान चली गई है। जो पॉश वाला केस की बात कर रहे हैं पूना में जी, तो ये केस सुप्रीम कोर्ट तक आ गया। सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत अच्छी टर्म क्वाइन की है, एटीएम पेरेंटिंग। मैं लखनऊ की तरफ भी जाना चाहूँगा। लखनऊ में अभी हाल ही में एक केस आया, एक बच्चे ने अपने पिताजी को मार दिया और ड्रम में बंद कर दिया, नीले ड्रम में। तो अगर मेरे साथ मुझे ऐसा सामने कुछ दिख रहा है तो इसके लिए मैं कंप्लेंट किसको कर सकता हूँ? मैं इसके लिए किससे जाकर सवाल कर सकता हूँ कि ये चीज़ें कब ठीक होंगी? क्या किसी को फिर से युवराज मेहता बनना पड़ेगा? देश की इमेज को नुकसान पहुंचाने का लीगल टेस्ट कैसे होता है? मतलब ये कौन डिफाइन करता है कि भैया ये चीज़ हमने कर दी है, ये इससे देश की इमेज को खतरा पहुंच रहा है? क्योंकि देखिए, जब आप सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो कब देश के अगेंस्ट हो रहा है ये कैसे पता लगता है? आपने जान के इमेज खराब की जी, आप व्हाइट हाउस को टैग कर रहे हो, चाइनीज़ गवर्नमेंट को टैग कर रहे हो, हर चीज़ में वो दिखा रहे हो, बार बार वीडियोस बाहर भेज रहे हो। जी। एक बहुत बड़ा मैटर अभी देश में हुआ जिसको सबने देखा, एनसीईआरटी। विशाल, आप बहुत मुश्किल सवाल पूछ रहे हैं। कभी कभी लगता है कि देश में हर दूसरे दिन कोई ना कोई घटना सिर्फ न्यूज़ नहीं, एक आईना बनकर सामने आती है। हाल ही में द्वारका में हुआ एक्सीडेंट ये दिखाता है कि कैसे एक सिंगल मदर ने 23 साल के बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया और एक माइनर के द्वारा हुए क्रैश ने पल भर में उस मां से सब कुछ छीन लिया। नोएडा में टेकी युवराज मेहता की मौत एक गड्ढे में चली गई गवाही है कि यह सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि सिस्टमिक नेग्लिजेंस का एक आंसू भरा सवाल है। यह सिर्फ अलग अलग कहानियां नहीं है, इनमें एक कॉमन इमोशन है, और वो इमोशन है अगर कल मेरे साथ हो जाए तो। फिर एआई समिट के दौरान हुआ प्रोटेस्ट। डेमोक्रेसी में आवाज उठाना हक है, लेकिन जब वो आवाज ग्लोबल स्टेज पर उठती है तो क्या वो देश की इमेज को अफेक्ट करती है? एनसीईआरटी कंट्रोवर्सी ने पेरेंट्स को अनईजी कर दिया है। बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है और कौन डिसाइड करता है कि उनकी सोच का डायरेक्शन क्या होगा? आज हम इन सभी सवालों का जवाब समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट दिनेश जोतवानी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी में। थैंक यू फॉर हैविंग मी विशाल। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। दिनेश जी, सबसे पहला सवाल मैंने अभी जिक्र किया, 23 साल का एक युवक घर से बाहर निकलता है कुछ ड्रीम्स के साथ, कुछ एस्पिरेशंस के साथ, और बाद में उसकी मौत हो जाती है एक माइनर के द्वारा क्रैश से। मीडिया में हम देखते हैं खबरें, तमाम जगहों पर हम चीजें देखते हैं, सब स्तब्ध हो जाते हैं, क्योंकि उसके बाद जब आगे का रिजल्ट देखने को मिलता है वो ये होता है कि एक ही दिन में बेल हो जाती है जस्ट बिकॉज ही वॉज अ माइनर। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ऐसे केसेस में क्या प्रोविजंस है, कैसे इस केस से डील किया जाता है? हाँ, माइनर के लिए अलग ही एक कानून है जी। लेकिन 2019-20 में अमेंडमेंट हुई, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट भी आया। उसके हिसाब से पेरेंट्स को भी अब लायबल किया जा सकता है, क्योंकि उनकी भी नेग्लिजेंस है। देखा जाए तो जो ये एक्सीडेंट हुआ, उन्होंने क्या एक्टिवली चाबी दी? क्या वो रोक सकते थे? जी। क्या वो अपने उनका भी कंट्रीब्यूशन है। तो मोटर व्हीकल एक्ट के अमेंडमेंट में ये एक प्रोविज़न आया कि अगर नेग्लिजेंस पेरेंट्स की भी है इसमें, तो पहली बात तो आपको कोई इंश्योरेंस नहीं मिलेगी, क्योंकि एक्टिवली नेग्लिजेंस है वो गाड़ी देने के लिए। दूसरी बात, इवन जो क्रिमिनल प्रोविजंस हैं उसमें भी, क्योंकि ये कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है, उनकी कंट्रीब्यूटरी एक तरीके से नेग्लिजेंस डेथ हुई है। दिनेश जी, इसमें एक क्रिटिकल दावपेच है। पहली बात तो जब माइनर कुछ इस तरीके का क्राइम करता है तो पेरेंट्स को अगर आप अकाउंटेबल हेल्ड कर रहे हैं तो ये ऐसा नहीं हुआ कि गलती किसी ने की और सज़ा किसी और को मिली। अगर रीजनेबल केयर किया है पेरेंट्स ने कि वो दिखाएं कि नहीं, उनको कंट्रोल रहता है चाबी का, और ये बहुत रेयर ओकेजन में चला गया बना बताए बेटा, तो आपको डिफेंस है। लेकिन अगर ये यूजुअली गाड़ी लेके चला जाता होगा, वो आपको कंडक्ट देखना पड़ेगा कि वो
छुप छुप के ले गया या वो ओपनली माँ बाप को बता के गया। अगर वो बता के गया तो पेरेंट्स को ये तो है, उनको साथ बैठना चाहिए। ये जस्टिफाई कैसे करते हैं इस फैक्ट को? फॉर एग्जांपल जैसे इस केस की अगर हम बात करें तो उसके फादर आउट ऑफ स्टेशन थे और उनको इस बात का नॉलेज नहीं था कि बच्चा गाड़ी चला रहा है। और इसमें देखिए अभी तो मैटर कोर्ट में है तो बहुत सारी चीज़ों पे कमेंट नहीं किया जा सकता, बट उसके बावजूद भी एक ऐसी चीज़ आई कि उससे पहले की वीडियोस आई कि वो बच्चा अक्सर रील्स बनाने के लिए ऐसे ले जाया करता था। एग्जैक्टली। तो इस पर्टिकुलर केसेस में क्या करेंगे? क्योंकि इसमें पेरेंट्स बोलते हैं, जैसा हमें सुनने में आ रहा है, पेरेंट्स बोल रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं था, तो तब कैसे बच सकते हैं? नहीं, वो उस वक्त नहीं पता था, पर वो अलाउ तो करते थे ना। यूजुअली वो अलाउ करते थे कि बच्चा गाड़ी लेके चला जाए, तो उनकी लायबिलिटी बिल्कुल बनती है। मोटर व्हीकल एक्ट में भी बनती है, बीएनएस में भी बनती है उनकी लायबिलिटी। अभी मैं ये मैटर ट्रायल का है, हमें बोलना नहीं चाहिए, सब्जुडाइज है ये मैटर, बट प्राइमा फेसाई ये लग रहा है कि वो बेटा जो उनका गया गाड़ी लेके, वो हैबिचुअली जाता था बाहर, रील्स बनाता था उसकी जाके। तो पेरेंट्स को यहाँ पे कंट्रोल करना है, उनकी लायबिलिटी है, उनको कोई इंश्योरेंस का क्लेम नहीं मिलना चाहिए। और ये एक यूजुअली मैटर ऑफ ट्रायल है, अल्टीमेटली प्रूव करना पड़ेगा कि वो छिप छिप के ले गया गाड़ी या हमेशा चुप चुप के ले जाता था। तो इसमें ये पेरेंट्स को, जैसे आपने बताया पेरेंट्स विल बी हेल्ड लायबल, तो इसमें पेरेंट्स को क्या क्या रिपरकशंस फेस करने पड़ेंगे एज पर लॉ? हाँ, तो जैसे मैंने बताया, एक तो उनको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा पेरेंट्स को, जो उसके बेटे की बेल हो जाएगी अंडर जुवेनाइल एक्ट। ये अनफॉर्चुनेट है क्योंकि वो नियरिंग 18 था, वो बिल्कुल अडल्ट होने वाला था। बट दिनेश जी, डू यू थिंक दिस इज इनफ? एक बच्चे की जान चली गई, वो सिंगल मदर थी, उनके पास कोई भी नहीं है आगे, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर लीगल रिप्रिकॉशंस इनको फेस करने पड़ते हैं तो वो ये होंगे कि उनको इंश्योरेंस का क्लेम नहीं मिलेगा। इससे ज्यादा वो क्या फेस कर सकते हैं एज पर लॉ? एज पर वो जो लड़का है जो जिसने ये किया जुवेनाइल का, तो उसको भी रिपरकशन फेस का, अगर वो नियरिंग 18 है इस केस में है, तो उसको अपने कॉन्सिक्वेंसेज अपने एक्शन का पता होना चाहिए। तो उसको होगी माइनर इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, पर पेरेंट्स को ज़्यादा होगी इस केस में। पेरेंट्स को आपने बताया सिर्फ वो कॉम्पेंसेशन हाँ, नहीं मिलेगा। नहीं, इवन भारतीय न्याय संहिता में दे आर अकम्प्लिस इन अ डेथ, इन कॉजिंग अ डेथ बाय नेग्लिजेंट एक्ट। तो ये बीएनएस में एक स्पेशल प्रोविजन है, जो पहले भी होता था, वो अब रिवाइज होकर भारतीय न्याय संहिता में आ गया है। उसके हिसाब से पेरेंट्स को भी लायबल माना जाएगा। एक कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है, उन्होंने चाबी दी, अल्टीमेटली वही अपने बेटे को। वो बात हम पूरी तरीके से समझ चुके हैं, जैसे कि लायबल पेरेंट्स को माना जाएगा। बट लेकिन मेरा क्वेश्चन इसमें ये है कि जब इस तरीके के केसेस होते हैं, जब पेरेंट्स को अकाउंटेबल किया जा रहा है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उनको पनिशमेंट क्या फेस करनी पड़ेगी? क्योंकि इस वक्त हम ये देख रहे हैं एक तरफ जान चली गई है, क्या दूसरी तरफ सिर्फ कंपेंसेशन ना मिले, एक छोटी इंप्रिजनमेंट मिले? इस पे आपका क्या व्यू? नहीं, मेरा तो व्यू, और इस पे भारतीय न्याय संहिता में दे भी रखा है, 3 साल तक की सजा हो सकती है पेरेंट्स को, क्योंकि दिस इज कॉजिंग डेथ बाय वे ऑफ नेग्लिजेंट। और क्या आपको लगता है ये ठीक पनिशमेंट है? हाँ, बिल्कुल ठीक है, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। वो तो खैर हमारा प्रोविज़न ये कहता है भारतीय न्याय संहिता का कि 3 साल तक का पनिशमेंट है, तो वो आपको करना पड़ेगा। वो आपको ट्रायल भी जाना, और सबसे बड़ी बात है जो ट्रायल फेस करना है, कि ट्रायल इंडिया में ट्रायल फेस करना भी आपको पता ही है कितना टाइम लग जाता है उसके लिए। अक्सर जब ऐसे केसेस आते हैं तो क्या ये, मेरा इसमें सवाल आपसे ये है कि ये पेरेंटिंग फेलियर है या फिर सिस्टम इन्फोर्समेंट फेलियर है? कहाँ कमी कहाँ आ रही है? मैं कहूँगा ये जो मैटर सुप्रीम कोर्ट तक आ गया, जो पॉश वाला केस की बात कर रहे हैं पूना में, तो ये केस सुप्रीम कोर्ट तक आ गया। सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत अच्छी टर्म कॉइन की है, एटीएम पेरेंटिंग। आप देखेंगे कि आप बच्चों को इतना सारा पैसा दे देते हो, इतनी सारी फ्रीडम दे देते हो, एट सच अ यंग एज दे देते हो, तो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये एटीएम पेरेंटिंग है, इसमें पेरेंट्स भी लायबल हैं देखा जाए तो मैं कहूँगा जो आपका जो सवाल था कि इसमें कौन लायबल है, यस, इट्स अ सिस्टमैटिक फेलियर, एक कम्युनिटी का फेलियर था। आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पढ़ेंगे तो ये पर्टिकुलर केस नहीं है जो पूना में हुआ। देखा जाए तो ये जो टर्म कॉइन किया एटीएम पेरेंटिंग इज बेसिकली शोज कि हमारी पूरी कम्युनिटी जिस तरीके से जा रही है कि आप अपने बच्चों को इतना ज़्यादा पैसा दे देते हैं, इतना ज़्यादा आप उनको फ्रीडम दे देते हैं। और आजकल देखेंगे अल्कोहल, यूज़ ऑफ अल्कोहल, उसमें उस केस में शायद अल्कोहल भी निकला था। जी। और फिर पेरेंट्स ने क्या किया, वो अल्कोहल जब वो मेडिकल टेस्ट के लिए गए
तो वो उन्होंने वो अल्कोहल की रिपोर्ट बदलने की कोशिश की, डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, ये एक भारतीय न्याय संहिता में अलग ऑफेंस है। तो ये इट्स अ फेलियर ऑफ पेरेंटिंग, इट्स अ फेलियर इन दिस केस आल्सो, बट इट्स एन ओवरऑल प्रॉब्लम इन आवर कम्युनिटी। अपार्ट फ्रॉम लॉ, आई वांट योर पर्सनल ओपिनियन इन दिस कि इस प्रॉब्लम को एड्रेस कैसे किया जा सकता है। देखिए, आज एक केस आता है, उसके बाद उस पर बात होती है, एंड एट द एंड ऑफ द डे लोग चीज़ें भूल जाते हैं। बट इस चीज़ को कम करने के लिए सरकार, सोसाइटी और हम लोग एज ए सोसाइटी क्या स्टेप्स उठा सकते हैं? क्योंकि देखिए ना, बार बार कोई चीज़ रिपीटेडली हो रही है, और इस वक्त आप देख रहे होंगे पिछले लगातार लंबे समय से, ठीक है इस बार रिपोर्टिंग ज़्यादा हो रही होगी, बट पिछले लंबे समय से लगातार हर महीने, हर साल कोई ना कोई ऐसे बड़े केसेस आते रहते हैं जहाँ पे माइनर के द्वारा ऐसे क्रैशेस होते हैं और कई लोग अपनी जान गंवाते हैं। तो इसका एक परमानेंट सोल्यूशन क्या हो सकता है आपके हिसाब से? मेरे ख्याल से तो, और मैं फॉर्चुनेटली बहुत यंग लोगों के साथ काम करता हूँ, मेरी एक लॉ फर्म है, बहुत यंग लॉयर्स आते हैं, तो मैं ये देखता हूँ कि हमारी वर्क फोर्स, हमारे जो बच्चे बड़े होके लॉयर बनते हैं या फिर कॉलेज में आते हैं, दे नीड डिसिप्लिन। ये डिसिप्लिन की बहुत बहुत ज़रूरत है इस देश में। अब बाहर के देश में क्या होता है कि आपका एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, सोर्स ऑफ फन अमंग द किड्स इज़ कि वो ड्रिंक करें। वहाँ पे ड्रिंक की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बट ओवरऑल दे आर डिसिप्लिन। अगर वो जैसे ही जॉब में आते हैं या उससे पहले, इधर यहाँ के फ़न के बहुत तरीके हैं बच्चों के लिए। कभी पेरेंट्स को डिफ़ाई करना, ये भी फ़न है उनके लिए, टीचर्स को डिफ़ाई करना, क्लासरूम में उटपटांग हरकतें करना। सो एंड इफ़ वी कंपेयर इट विद चिल्ड्रन ऑफ अदर कंट्रीज लाइक चाइना, स्टूडेंट्स आर वेरी मच डिसिप्लिन। सो अगर हमें ये इस तरीके के एक्सीडेंट्स, इस तरीके के इवेंट्स अगर हमें अपनी सोसाइटी से हटाने हैं, आई थिंक आवर चिल्ड्रन नीड्स लॉट ऑफ डिसिप्लिन। और ये डिसिप्लिन कैसे कल्टिवेट होगा? इट स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल्स। सेम मैं लखनऊ की तरफ भी जाना चाहूँगा। लखनऊ में अभी हाल ही में एक केस आया, एक बच्चे ने अपने पिताजी को मार दिया और ड्रम में बंद कर दिया, नीले ड्रम में। तो इस तरीके के केसेस पे क्या है आपकी ओपिनियन? ये तो कैसे कम? क्योंकि देखिए वहाँ पे तो एक्सीडेंट हुआ, यहाँ पे तो सीधा सीधा क्राइम कमिट किया गया। अनफॉर्चुनेटली ये भी जुवेनाइल एक्ट में आ सकता है अगर वो 18 साल से कम है। तो अगर उसने अपने पेरेंट्स को भी मारा हो तो, और वो 18 से कम है, उसके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर है, तो ये इस तरीके के केस में भी वो लीगली बच सकता है, उसको बेल मिल जाएगी, बच्चे को बेल मिल जाएगी। बट ओवरऑल मैं कहूँगा कि प्रॉब्लम यही है, एक तो हमारी पॉपुलेशन बहुत हो गई है, दूसरा विच इज़ गुड थिंग ऑल्सो कि हमारी पॉपुलेशन यंग लोगों की बहुत ज़्यादा है। इफ़ यू सी द वेस्टर्न सोसाइटी और इवन चाइनीज़ पॉपुलेशन, दे आर एजिंग पॉपुलेशन, और हमारे यहाँ इतने यंग लोग हैं 30 साल से छोटे, और उनको डिसिप्लिन करना इज़ अ बिग चैलेंज, एंड इट्स अ चैलेंज दैट ओनली गवर्नमेंट कैन सॉल्व, एजुकेशन सिस्टम कैन सॉल्व दिस। डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, इसमें हमारे टीचर्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। लॉ, मैं लॉयर हूँ, मैं तो हमेशा गवर्नमेंट को भी और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को भी पहले प्रपोजल दे चुका हूँ कि लॉ शुड बी मैंडेटरी। ओके, इट शुड बी मेड, लीगल स्टडीज शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। अगर आप साइंस फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा आपको लॉ का 1-2 सब्जेक्ट जैसे सप्लीमेंट्री होते हैं वो आपको मैंडेटरी करने चाहिए विद ऑल द सब्जेक्ट्स। सो दैट इज़ काइंड ऑफ अ डिसिप्लिन दैट यू शुड हैव इन योर चिल्ड्रन। तो अगला एक सबसे इम्पॉर्टेंट केस जो हाल ही में देश में घटित हुआ, 2 जगह हुआ। नोएडा में एक युवराज मेहता गड्ढे में गिरकर उनकी मौत हो गई, उसके बाद जनकपुरी में भी एक ऐसे ही केस आया, वहाँ पे भी हुई। ऐसे केसेस में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इनकी लीगल अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स होती है? देखिए, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करना है उसकी वजह से किसी की डेथ हो जाती है, पहली लायबिलिटी तो लोग कहते हैं ये सिविल लायबिलिटी, इट कम्स इन द रेल्म कि आपको कंपनसेशन मिल जाएगी, आपको डैमेजेस मिल जाएंगे गवर्नमेंट से। बट आई थिंक ये बहुत लिमिटेड लीगल रेमेडी है। टॉट्स में जिसे कहते हैं, आपको लॉ ऑफ टॉट्स में कहते हैं, आपको मिल जाएगा, डैमेजेस मिल जाएंगे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इसमें जो पर्टिकुलर ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं, जो पर्टिकुलर
गवर्नमेंट के जो कॉन्ट्रैक्टर्स जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट देती है रोड बनाने के लिए, वो जो इन्वॉल्व है, उनकी जो नेग्लिजेंस है जिस उस वजह से उनको पर्सनली भी लायबल होना चाहिए। और भारतीय न्याय संहिता में बहुत, हालांकि गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होती है टू प्रोसिक्यूट अ गवर्नमेंट पर्सनल, यू शुड हैव द परमिशन फ्रॉम द गवर्नर, तो वो अलग प्रोविज़न है। बट एट द सेम टाइम आई थिंक FIR तो होना ही चाहिए उन ऑफिसर्स के अगेंस्ट। पर वहीं तो क्वेश्चन आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल ये मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहा हूँ। सो वहाँ पे कोई गड्ढे में गिर के किसी की मौत हो गई, मान लीजिए कोई इंसान किसी को ले जाकर गड्ढे में फेंक देता है और वो इंसान ऑब्वियसली उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद ऑब्वियसली जिसने उसको फेंका है उस पर ट्रायल चलता है और उस पर केस होता है। बट ऐसे केसेस में जो किसी के परिजन हैं जिनके साथ ऐसी घटना घटित हो, वो किसको करें? क्योंकि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सामने आती है कि इसके लिए ये डिपार्टमेंट जिम्मेदार है, इसके लिए ये डिपार्टमेंट जिम्मेदार है। अकाउंटेबिलिटी हमेशा ट्रांसफर होती रहती है, बट किसी को लायबल नहीं किया जाता। ज्यादा से ज्यादा कुछ लोगों को सस्पेंड कर दिया जाता है। तो क्या इंडियन लॉ इन तरीके की सिचुएशंस के लिए तैयार है? हाँ, जो हमारा कॉमन इंटेंशन भारतीय न्याय संहिता में प्रोविजन है, कॉमन इंटेंशन, कॉन्स्पिरेसी, इसमें आप उन सब को नेग्लिजेंस के लिए बुक कर सकते हैं जिसमें जिनका कंट्रीब्यूशन था। मान लीजिए कि कंट्रीब्यूशन उस गड्ढे के लिए लोकल अथॉरिटीज़ का था, कॉन्ट्रैक्टर्स का था, एट द सेम टाइम व्हीकल की भी नेग्लिजेंस थी कुछ, तो उन सब को आप एक ही FIR के अंडर आप सबको बुक कर सकते हैं। और इसमें उनको सजा क्या मिलेगी? नहीं, तो वही है कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, जिसकी बहुत कम सजा है, मैंने बताया 3 साल तक की। तो आपको नहीं लगता इनमें चेंजेस होने चाहिए? अभी भारतीय न्याय संहिता आई IPC से चेंज करके, तो क्या उसमें इन सारे प्रोविजंस को एड्रेस नहीं किया गया? अभी आपने बताया अनफॉर्चुनेटली उनकी सजाएं बहुत कम है, तो ये तो एक तरीके से लॉ का एक लूप होल हमें सामने आता हुआ दिख रहा है कि मौत तो मौत है, वो कैसे भी हो। लेकिन अगर कोई किसी को मार दे रहा है तब उस पर ट्रायल हो रहा है। लेकिन इस तरीके का सिस्टम जहां पे गवर्नमेंट या फिर जहां पे किसी तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल है, तो वहां पे ये क्यों नहीं हो रहा है? सवाल तो ये है ना। हाँ, ये बहुत, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये एक आंसर ज्यूरिस्प्रूडेंस का है कि पनिशमेंट्स हमारे यहाँ कम है। देखा जाए तो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट्स कम है। अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग करते हो तो 10 साल तक सजा हो सकती है, 7 साल तक सजा हो सकती है। बट आप किसी की डेथ कर रहे हो बाय वे ऑफ नेग्लिजेंट, आप अपने बच्चे को कार की चाबी दे रहे हैं, आप गड्ढा है, आप सड़क ऐसी बना रहे हैं जिसमें गड्ढा है जी, आप ऐसी सड़क बना रहे हैं जिसमें आप डाइवर्ट होके आप एक नाले में गिर सकते हैं जी। तो आप सबका कंट्रीब्यूशन है, बट आप वो कहते हैं आप नेग्लिजेंस ही तो है ना, आप इंटेंशनल नहीं है, तो आपको कम सज़ा मिलेगी। तो आई नो ये क्वेश्चन एक ज्यूरिस्प्रूडेंस का है, बट वी हैव टू लिव विद जो हमारे पास है। हमारे पास जो भारतीय न्याय संहिता जो बनाई है, इवन जज भी उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता। हाँ, ये कर सकता है कि तो शॉर्ट रन में बेल ना दे। किसको इनिशिएटिव लेने की जरूरत है? क्या सरकार को और ज़्यादा प्रोविजंस को स्ट्रिक्ट करना चाहिए? हाँ जी, मैं तो ये कहूँगा कि हमें खासकर भारतीय न्याय संहिता में जो भी प्रोविजंस हैं उनको स्ट्रिक्ट करना चाहिए। जैसे हमने फाइनेंशियल क्राइम्स के लिए कर दिया है, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कर दिया है, टैक्सेशन के लिए अच्छे तो यहाँ पे भी बहुत स्कोप है इनको इम्प्रूव करने का। करेक्ट। मैं ये ज़रूर मानता हूँ इस बात को। अब मेरा सवाल है, मान लीजिए ठीक है ये तो घटना हो गई और उसके बाद भी आपने बता ही दिया है कि नेग्लिजेंस के इस तरीके के केसेस में पनिशमेंट कम मिलती है। मान लीजिए मैं रोड से निकल रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि ऐसी घटना घट सकती है, तो अगर मेरे साथ मुझे ऐसा सामने कुछ दिख रहा है तो इसके लिए मैं कंप्लेंट किसको कर सकता हूँ? मैं इसके लिए किससे जाकर सवाल कर सकता हूँ कि ये चीज़ें कब ठीक होंगी? क्या किसी को फिर से युवराज मेहता बनना पड़ेगा? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। आपको अगर लगता है कि किसी का एक्सीडेंट पोटेंशियली हो सकता है, पहली बात तो आपको थोड़ी लायबिलिटी लॉ में भी है कि आप इन्फॉर्म कीजिए उसको। किसको इन्फॉर्म करें? हाँ, तो लोकल म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ को आप कर सकते हैं इन्फॉर्म। कमिश्नर जो वहाँ का लोकल म्यूनिसिपल कमिश्नर है उसको कर सकते हैं। आप पुलिस को भी कर सकते हैं कि ये बहुत इससे। बट आपको लगता है, देखिए फिर यहीं पे बात और अल्टीमेटली मैं बताता हूँ, अल्टीमेटली जो एक स्टेट का जो ब्यूरोक्रेटिक हेड होता है जिसे चीफ सेक्रेटरी कहते हैं, आप चीफ सेक्रेटरी को भी लिख सकते हैं। ये मुझे पता है कि कोई इतना
कोई कहेगा चलो मैं तो बच गया, मैं निकल गया, बट दैट इटसेल्फ इज अ नेग्लिजेंस। और इसका सक्सेस रेट कितना है कि अगर मैं ये कंप्लेंट किसी तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं तो सबसे पहली बात तो क्या वो पहुंचने में भी सक्षम है, और अगर पहुंच जा रही है तो उस पर एक्शन कितना प्रोएक्टिवली लिया जाता है? देखिए आजकल आप इतने बड़े लॉयर हैं, आप लगातार, मैं आपसे जेन्युइन आंसर पूछना चाहता हूं इस पे। देखिए मान लीजिए, मुझे लगता है अगर वो युवराज मेहता उस गड्ढे में गिर के मरा ना होता तो तब तक वो बात कहीं तक पहुंची भी नहीं होती, वो वहां पे वैसा का वैसे ही रहता। पर लेकिन अगर ऐसी कोई चीज हमें दिख गई है, तो मैं पर्सनली इंडिया में रह रहा हूं, मैंने कई सारी चीजें देखी हैं, तो उस कंप्लेंट को सीरियस तक नहीं लिया जाता। और सीरियस लेना तो मुझे लगता है वो एक सेकेंडरी इशू है, प्राइमरी वो इंफॉर्मेशन क्या वहां तक पहुंच पा रही है कि नहीं, इसी में लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो इसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है? तो एग्जिस्टिंग जो प्रोविजंस हैं मैं उसमें बताता हूं कि हमारे बहुत सारे क्लाइंट वो यूज़ भी करते हैं जी। पहला तो है आरटीआई का। आप आरटीआई फाइल कर दीजिए, आपको 30 दिन में रिस्पांस आएगा, नहीं तो वो जो रिस्पांस नहीं देंगे उनकी लायबिलिटी पड़ जाती है। आरटीआई भी एक आर्ट है कि आप सवाल किस तरीके से पूछ रहे हैं, कि वो कौन रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर है, कौन, ये कंप्लेंट का क्या हुआ, मैंने इस तारीख को कंप्लेंट किया, उसका क्या हुआ जी। तो आरटीआई का मैंडेटरीली आपको 30 डेज में देना है रिस्पांस। और कई बार मैंने देखा है, हम बाय द वे हमारा ऑफिस बहुत आरटीआई यूज़ करता है जी। तो आप क्वेश्चन कैसे बनाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपको जो जवाब मिलेगा वो बिल्कुल डाइवर्ट हो जाएगा। पर मैं मानता हूँ, देखिए जब ऐसी कोई चीज़ दिख रही है, किसी के सामने कोई फ्लॉ दिख रहा है सामने कि ये प्रॉब्लम है, उसके लिए आरटीआई डालना पड़ जाए। दूसरा सॉल्यूशन बताता हूँ जो हमारे काफ़ी सारे क्लाइंट्स यूज़ कर रहे हैं आजकल। ऑनलाइन पीएमओ ऑफिस में कंप्लेंट कीजिए, ओके, ऑनलाइन है वो प्रोविज़न। आप अपनी सिंपल कंप्लेंट आप पीएमओ ऑफिस में कीजिए, फिर पीएमओ जो भेजता है अपने डिपार्टमेंट को, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो, उसमें सारी ब्यूरोक्रेसी हिल जाती है। क्योंकि वो मान लो कि कोई छोटे से गांव में कोई सड़क नहीं बनी हो, आप पीएमओ में आप ऑनलाइन डालिए रिस्पांस, मैंने देखा है उसका बहुत ज़्यादा एक्शन होता है, उस पर कोई ना कोई जवाब ब्यूरोक्रेसी को देना पड़ता है। तो मैं आपको ये भी एडवाइस करूंगा कि यूज़ दिस सेकंड टूल जो हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स यूज़ करते हैं। तो ये दो ऑप्शंस आपने बताया, एक तो आरटीआई ऑप्शन, दूसरा आप पीएमओ तक अपनी बात पहुंचाइए सोशल मीडिया के माध्यम से, या फिर उनको मेल करिए। राइट। अब दिनेश जी, अब एक सवाल आता है, देखिए इस वाले केस में तो डेथ ही हो गई सीधा। अब किसी के साथ कोई ऐसी घटना घट जाती है, बट लेकिन ऑब्वियसली उसकी डेथ नहीं हुई, उसको इंजरी हुई है, उसके बाद उसका सबसे पहला लीगल स्टेप क्या होना चाहिए? अगर गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस है तो ऑफ कोर्स उसको इमीडिएटली फाइल कर देना चाहिए क्लेम के लिए। और ये प्रोसेस कैसा है, मतलब कैसे चलता है प्रोसेस? देखिए प्रोसेस तो कोर्ट में जाना आसान नहीं है जी। आप रिट भी फाइल कर सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट सबसे पहला काम तो मैं कहूँगा उनको वो कंप्लेंट फाइल करनी है उस डिपार्टमेंट में जो मैंने बताया। आप, क्योंकि आप कोर्ट भी जाएंगे तो कोर्ट आपसे पूछेगा आपने पहले क्या किया इस चीज़ के लिए, आपने कंपनसेशन मांगी, आप इंजर्ड हुए, आपने किसी को लायबल किया। पूरा ये सिस्टम बहुत टैंगल्ड नहीं दिखता आपको? पर किसी ना किसी को करना पड़ेगा, इट इज टैंगल्ड, पर जब तक हम यूज नहीं करेंगे तो और कॉम्प्लिकेट और तो करना चाहिए। बट इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव, हमारी अथॉरिटीज और हमारी सरकार क्या कर रही है? मतलब मेरा आपसे सवाल ये है कि अब आपने बोला कि कोर्ट में जा सकते हैं, अगेन इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसीजर, एवरीबडी विल थिंक, और आज के टाइम में मुझे लगता है ना, पब्लिक पर दोष मढ़ने से ज्यादा लोग सबसे ज्यादा ये बोलते हैं कि पब्लिक एक्शन नहीं लेना चाहती। बट कहीं ना कहीं मैं आई विल बी पीपल्स एडवोकेट है, कहीं ना कहीं पब्लिक ये सोचती है कि मैं ठीक है, मैं आज इस गड्ढे से बच गया तो चलो मैं घर जाता हूँ, वरना अगले दिन मेरा 2 घंटा खराब होगा, मुझे उस पोर्टल पे जाना पड़ेगा, मुझे उस थाने में जाना पड़ेगा, वहां पे मेरी सुनवाई नहीं होगी। इसको सिंप्लीफाई करने के क्या ऑप्शंस हैं? आपको एक और बहुत अच्छा प्रोविजंस है एक्ट का जो लोग नहीं यूज़ करते पर हम बहुत यूज़ करते हैं। प्लीज़ बताइए हमारे व्यूअर्स को, सो दैट आप मेडिएशन में जाइए। ओके, मेडिएशन में क्या, इट्स नॉट गोइंग टू द कोर्ट, इट इज़ वेरी सिंपल। आप मेडिएशन फाइल कीजिए गवर्नमेंट अथॉरिटी के अगेंस्ट, दे विल कम, उनके लॉयर्स होते हैं, हर डिपार्टमेंट के अलग अलग लॉयर होते हैं जी। तो जो लीगल डिपार्टमेंट है, सपोज कर लो PWD है डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, आपने उनके अगेंस्ट ग्रीवेंस है, आप मेडिएशन में फाइल कीजिए, दिल्ली हाई कोर्ट कर सकते हैं, कहीं पे भी। गुड थिंग अबाउट द न्यू मेडिएशन एक्ट इज कि
आप मीडिएशन कहीं उसका जुरिसडिक्शन नहीं है, आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आप इनिशिएट करिए, और उस चाहे वो डिपार्टमेंट दिल्ली में हो, फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट, एवरीथिंग रोल्स टू दिल्ली गवर्नमेंट, आप कहीं और भी फाइल करते हैं तो वहाँ पे जाके आपको उनके जो लीगल डिपार्टमेंट है उनको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, और जब लीगल डिपार्टमेंट उनसे रिपोर्ट मांगेगी कि क्या कर रहे हैं आप, तो कम से कम दे विल बी अवेयर। एक तो मैंने आरटीआई बताया, दूसरा अगर वो भी आपको ज़्यादा लगता है कोर्ट नहीं जाना चाहते, तो अभी हमारा एक बहुत ज़्यादा अमाउंट का सेटलमेंट हुआ विद द गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर यूनिट was because of the mediation. We filed a mediation proceedings in Delhi High Court and mediators are very smart. जो बैठे हैं वो वकील ही होते हैं, वो सेटल करा देते हैं, और गवर्नमेंट को कहते हैं भाई आपकी ऑब्लिगेशन है, आज नहीं तो कल आपको देने पड़ेंगे, क्यों नहीं आप बजट करके दे देते, क्योंकि उनका भी बजट के हिसाब से चलता है काम। तो यूज़ ऑफ मीडिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर किसी गरीब व्यक्ति के साथ ये प्रॉब्लम हो जाए जिसको पता ही ना हो इन सारी चीज़ों का, क्योंकि क्या वो मीडिएशन तक पहुंच पाएगा? ये तो पूरा लीगल सिस्टम को हमें देखना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, एंड आई थिंक दिस गवर्नमेंट इज़ एक्सट्रीमली इक्विप्ड टू चेंज द लीगल सिस्टम। आज हमारा देखेंगे लीगल नंबर ऑफ केसेस पेंडिंग। बेसिकली आप कह रहे हैं कि लीगल सिस्टम को एक मुझे लगता है गरीब आदमी बहुत कैसे बड़े इवोल्यूशन से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत पीछे दिख रही हैं। जैसे मैंने आपको बताया, इन दोनों ही केसेस में नेग्लिजेंस एक ऐसी चीज़ है कि सरकार की या फिर एडमिनिस्ट्रेशन की नेग्लिजेंस से अगर किसी की मौत चली जा रही है तो मुझे लगता है इससे दुखदाई चीज़ कुछ नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने जैसे बताया एक सिंगल मदर जो अपने बेटे को बड़ा किया उसने, और उसकी डेथ हो गई, इससे बड़ी ट्रेजेडी क्या हो सर, वो भी किस वजह से हुई? It's really a loss of, it's not only a loss of life, it's the whole blot on the community कि हम as a community कैसा कर रहे हैं, and it's a blot on the legal system also अगर हम उसको justice नहीं दिला पा रहे हैं। And that's what आज हम बैठे हैं, हम इस बारे में बात कर रहे हैं। मैं यही चाहता हूँ कि इसका सोल्यूशन ये निकल कर आए कि एटलीस्ट वो आवाज़ पहुंचे वहां तक कि इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, और अगर नहीं है तो उसके सॉल्यूशंस पे मुझे लगता है काम करना चाहिए। इसी में एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि नेग्लिजेंस को प्रूफ करना कितना डिफिकल्ट होता है अगैन, क्योंकि वहाँ पे ये सारे बैरियर्स आ जाते हैं कि ये डिपार्टमेंट जिम्मेदार है, ये डिपार्टमेंट जिम्मेदार है, और किस टाइप का एविडेंस चाहिए होता है नेग्लिजेंस को प्रूफ करने के लिए? नेग्लिजेंस जैसे मैंने पहले कहा, मोस्टली लॉ, सिविल में लॉ ऑफ टॉर्ट्स में आता है, और आपको बेसिकली प्रूव करना है कि एक प्रूडेंट आदमी, प्रूडेंट ऑफिसर को ऐसे करना था और उन्होंने डेलिबरेटली वो नहीं किया, एज फार एज द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज़ कंसर्न। हाँ, जैसे हमारी पहले बात हुई, एज अ पेरेंट आप अपने बेटे को चाबी दे देते हो और उसको कहते हो कि हर इवनिंग चला जाए, तुम पार्टी पे जाया करो, तुम रील्स बनाया करो, यूट्यूब पे डाला करो, अल्कोहल कंज्यूम का कोई कंट्रोल नहीं है, तो दैट इज़ ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। तो आपको एक पैटर्न पुराना दिखाना पड़ेगा कोर्ट में, और इसके लिए ऑफ कोर्स यू नीड लीगल हेल्प कि वो क्रॉस एग्जामिन कैसे करें कि आपने जो ये बगल वाली सड़क बनाई थी वो ऐसे बनाई थी, आपने डिवाइडर लगाए थे, आपने इस एरिया में क्यों भूल गए आप लगाने के लिए। तो यू नीड टू क्रॉस एग्जामिन दोज पब्लिक। गुड थिंग इज़ कि आप समन कोर्ट में कभी भी किसी भी सीनियर ऑफिसर को कर सकते हैं, कोर्ट विल इशू समन्स, उनको विटनेस बॉक्स में आना पड़ेगा, और विटनेस बॉक्स में आपको हाउ यू क्रॉस एग्जामिन, हाउ यू प्रूव नेग्लिजेंस, वन ऑफ द बिग थिंग इज ऑफ कोर्स यू हैव टू शो द पैटर्न एंड देन आस्क in the cross examination, ask the questions which will prove negligence. नेग्लिजेंस की बात हो गई, सिस्टमिक नेग्लिजेंस पे हमने 2 केसेस के बारे में बात करी, लेकिन अब चलेंगे इंडिया के इस वक्त सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में जो ओवर द टाइम बार बार आता ही रहता है, एंड विच इज़ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात हो रही है तो हमेशा देश में कुछ ना कुछ ऐसा चलता ही रहता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमेशा क्वेश्चन होता रहता है कि है नहीं है, क्या एक्सटेंट है। उसी में हाल ही में आप देखिए देश में इतनी बड़ी समिट हुई, AI समिट, जो दुनिया भर के लीडर्स उसमें आए और उसमें एक प्रोटेस्ट किया गया। तो सबसे पहला सवाल मेरा इसमें आपसे आता है कि एक प्रोटेस्ट की इंडिया में लीगल लिमिट क्या है? मतलब कोई भी आप प्रोटेस्ट जब आप कर रहे हैं तो उसकी एक लीगल लिमिट होती है, तो वो क्या है? लीगल लिमिट कोर्ट तय करता है कि कोई वायलेंस ना हो उसमें, कोई नेशनल इंटीग्रेशन में कोई नेशनल डिफेमेशन ना हो, जिस तरीके से उसका स्केल क्या है? एक्चुअली मैं
अगर इस वाले प्रोटेस्ट की स्पेसिफिकली आपसे बात करूं तो यहाँ पर किसी तरह का वायलेंस देखने को नहीं मिला, नंबर 1। नंबर 2, कुछ एंटी नेशनल जो नारे बोले जाते हैं वो नहीं लगाए गए, बट ग्लोबल स्टेज था, वहां पे इतने सारे बड़े देशों के मेहमान आए हुए थे और एआई जैसी एक चीज पर बात हो रही थी। इतना मतलब समझ लीजिए इतना फ्रूटफुल इवेंट था पूरी दुनिया के लिए और पूरे देश के लिए। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब इस तरीके का प्रोटेस्ट होता है जहां पे ये दोनों ही एलिमेंट्स मिसिंग थे, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, वैसे तो मैटर सब जुडाइस है। अभी ये जो आपने इंस्टेंस किया उनको बेल भी मिल गया है, जो प्रोटेस्टर्स थे उनको बेल मिल गया है, बट कोर्ट को आगे ये देखना पड़ेगा, एविडेंस जैसे आपने कहा, एविडेंस को वे करना पड़ेगा कि ये कितना प्री प्लान्ड था, कि ये क्या ये पहले से ही सोच रखा था, इवेंट से पहले से ही सोच रखा था क्या? ये टी शर्ट्स ऑर्डर की थी, कब की थी? ये जब स्पॉन्टेनियस होता तो टी शर्ट्स नहीं बनती उस चीज़ की, राइट? तो कहीं ना कहीं प्लानिंग वाज देयर। हाँ, तो देयर वाज इट वाज नॉट अ स्पॉन्टेनियस कॉमन इंटेंशन। हाँ, जो हाँ, कॉमन इंटेंशन या कॉन्स्पिरेसी जिसे कहते हैं। तो कोर्ट के सामने काफ़ी चैलेंज है। एक तरीके से आपको आर्टिकल 21 है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बट एट द सेम टाइम आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज़ नॉट एब्सोल्यूट। इंडियन पेनल कोड उसको और वो करता है। तो कोर्ट के सामने काफ़ी ये उनको मेजर एविडेंस में करना पड़ेगा कि हाउ मच प्री प्लान्ड इट वाज, हाउ मच प्लानिंग वॉज देयर टू मेक इट इंटरनेशनली नोन। अभी जो बेल का ऑर्डर आया, मैंने थोड़ा सा पढ़ा, पूरा नहीं पढ़ा, बट उसमें कहा है, उसमें बेल देते हुए कहा है कि दिस इज़ ऑल मैटर ऑफ ट्रायल। अब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कुछ लग नहीं रहा उनको, until and unless there is a complete investigation that take place, कि टी शर्ट्स कब ऑर्डर की उन्होंने, क्या पहले से ही करके रखी थी कि हम ये करेंगे? और जिस तरीके से रील बन रही थी, जिस तरीके से सोशल मीडिया पे एक्टिव हो रहा था, एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वो भी कहता कि जानबूझ के जो एआई के बाहर के लोग हैं उनको टैग किया जा रहा था सोशल मीडिया में। तो इट शोज़ द इंटेंशन कि इंटरनेशनली डिफेम करना था, डिफेम है। तो इस तरीके का बहुत एविडेंस दोनों तरफ से है। अभी इस पे मैटर सब जुडाइस है, मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, इवन माय पर्सनल व्यू भी मैं इसमें देना नहीं चाहूँगा। बट इसी से मेरा एक अगला क्वेश्चन भी निकलता है। ये तो हो गया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात, आप किस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन देश की इमेज को नुकसान पहुंचाने का लीगल टेस्ट कैसे होता है? मतलब ये कौन डिफाइन करता है कि भैया ये चीज़ हमने कर दी है, ये इससे देश की इमेज को खतरा पहुंच रहा है? क्योंकि देखिए, जब आप सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो कब देश के अगेंस्ट हो रहा है, ये कैसे पता लगता है? पहली बात तो मैं वो, और हु विल डिफाइन दिस? हाँ, अल्टीमेटली फैक्ट्स विल डिसाइडेड, बट हम ये ज़रूर देखते हैं कि जैसे कभी इंडियन प्राइम मिनिस्टर बाहर गए या बाहर के इजरायली वॉशिंगटन डीसी गए, तो देयर इज़ अ प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट दैट इज़ गोइंग ऑन इवन इन यूएस, वॉशिंगटन, या अगर आप लंदन में जाइए तो वहाँ के लोग बाहर आ जाते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं कि ये डिग्निटरी आया हुआ है। तो आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक प्रोटेस्ट करना is your fundamental right that has been granted by Constitution of India, but वो protest कब एक तरीके की साजिश बन जाता है, एक तरीके का offense बन जाता है, that all depends on the facts and circumstances। अगर उसमें पहले से ही बहुत ज़्यादा प्लानिंग हुई हो कि ये आएंगे, ये डिग्निटरी आएंगे और हमने अपनी टी शर्ट्स उतारनी है, हमने अपना टैग करना है सोशल मीडिया में दूसरे लोगों को। बट आपको नहीं लगता इसमें कोई ग्रे एरिया है? बहुत ग्रे एरिया है, क्योंकि कई जगहों पर ऐसे भी हो सकता है। मैं सिचुएशनल चीज़ों का तो एग्जांपल मैं भी नहीं दूंगा, बहुत सारे मैटर सब जुडिस टू कोर्ट है, बट लेकिन कई जगहों पर क्या इसका मिसयूज भी तो हो सकता है ना, कि कोई प्रोटेस्ट कर रहा है और उसको सीधा कोई एक लेबल दिया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ग्रे एरिया बहुत है इसमें। एट द एंड ऑफ द टाइम मैं तो कहूँगा इंटरनेशनली, आप वाइट हाउस के सामने तो परमानेंटली लगता है प्रोटेस्टर्स खड़े ही रहते हैं। आप देखिए ईरान का जो भी पूरा ये एक्शन चल रहा है, ईरान यूएस इजराइल में जो भी वॉर चल रहा है, यूएस में
प्रॉपर प्रोटेस्ट हो रहा है इस बात को लेकर कि यूएस ने ईरान के अगेंस्ट जो भी करा है वो गलत है, बिल्कुल, और लोग सड़कों पर हैं, तो क्या उनको एंटी नेशनल डिक्लेयर किया जाएगा? नहीं, नहीं, ये दिस इज नॉट एंटी नेशनल, वो तो अपनी बट लेकिन बता रहे हैं, वो अपनी सरकार के एक्शन को के अगेंस्ट हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये जो आपने एग्जांपल लिया एआई समिट में, जो उनका डिफेंस है प्रोटेस्टर्स का, बिल्कुल यही है जी। हम कह रहे हैं एआई का जो उस वक्त हुआ, आप जानते हैं कि किस तरीके से एक तरीके से गलत इमेज भी हो गई, वो प्रोटेस्टर्स की वजह से नहीं हुई, बट जानते हैं कि क्यों एक तरीके से। हाँ, कुछ लोग बोले एक सर्टेन यूनिवर्सिटी ने जिस तरीके का प्रोटोटाइप दिखाया और उससे भी कहीं ना कहीं देश की इमेज को डिफेम किया गया, तो इट्स अगेन इट इज सब्जेक्टिव। तो ये बेल ऑर्डर मैंने जितना पढ़ा आधा, तो उसमें यही बातें लिखी हुई हैं। तो उन्होंने वो प्रोटेस्ट करने की कोशिश की कि भाई आप एआई की एप्लीकेशन यहाँ जो हमारे फार्मर्स हैं उनकी तरफ कीजिए, या जो भी था। और एक तरीके से गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं, जिनको जिस प्रोविज़न में अरेस्ट किया है कि आपने जान के इमेज ख़राब की जी हैं, आप वाइट हाउस को टैग कर रहे हो, चाइनीज़ गवर्नमेंट को टैग कर रहे हो, हर चीज़ में वो दिखा रहे हो, बार बार वीडियोस बाहर भेज रहे हो। सो देयर इज़ अ ग्रे एरिया, देयर इज़ डेफिनेटली अ ग्रे एरिया, और ट्रायल के वक्त पता लगेगा। बट टू बी ऑनेस्ट, प्रोटेस्ट करना इवन व्हेन इंटरनेशनल डिग्निटरीज आर विजिटिंग, वो तो हर कंट्री में होता ही है, हर कंट्री में होता है, इंक्लूडिंग इंडिया में भी उनका। आई डोंट थिंक सो दैट इज़ व्हाट द केस इज डेलिबरेटली मलाइनिंग नेशनल इंटीग्रेशन, सो दैट इज़ व्हाट द प्रोसिक्यूशन केस इज। डिफेंस का जो है, नहीं, हमारा फंडामेंटल राइट्स हैं दोनों तरफ। अभी तो मैटर सब जुडाइस है, बट आई थिंक ओवर द ईयर्स, आप जानते ही हैं लीगल सिस्टम में टाइम लगता है इंडिया में। तो मैं चाहता हूँ किसी दिन कोई एक ऐसा दिन आए जहाँ पर ये बात हो रही हो कि इंडिया के लीगल जस्टिस सिस्टम में टाइम नहीं लगता है, क्योंकि मुझे लगता है जस्टिस का बहुत ज़्यादा लेना देना इस बात से भी है कि कितनी जल्दी वो जस्टिस आप तक पहुँच रही है। इट्स लाइक अगर आपका वो पूरा स्पैन ऑफ टाइम ही आपका निकल जाता है, एक निर्दोष इंसान को आपने ट्रायल में फंसा रखा है, या फिर आप कोई भी चीज़ ले रहे हैं, XYZ कोई भी एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो मुझे लगता है जस्टिस को टाइमली डिलीवर करें तो उससे बेहतर चीज़ कोई नहीं हो सकती। बिल्कुल। और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं, फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, इंक्लूडिंग नोबेल प्राइज़ विनर अमर्त्य सेन। उनका ये था कि बहुत सारे हमारा इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ पा रही क्योंकि जस्टिस सिस्टम बहुत स्लो है। आपका कमर्शियल कोर्ट एक्ट आप लेके आए थे जी, कि आप 6 महीने में, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, अपने फॉर्मर मिनिस्टर अरुण जेटली के टाइम आया था कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015, कि हम जल्दी डिसाइड कर देंगे 6 महीने में। अभी वी हैव केसेस जो 3-3 साल से पेंडिंग है दिल्ली में, वो भी आप देखिए बाहर। तो कमर्शियली कहाँ आप डिसाइड कर पा रहे हैं? आप 138 चेक बाउंसिंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का आप लेके आए थे कि हम 6 मंथ्स में हम डिसाइड कर देंगे जी। 3-3 साल लग रहे हैं, और फिर 3 साल एक लेवल पे लग रहे हैं, फिर अपील पे गया, फिर डबल अपील पे गया, फिर सुप्रीम कोर्ट गया। वी आर हैंडलिंग केसेस विच आर 18 ईयर्स बैक ऑल्सो, 2008 के, 2005 के। तो वो आप पेंडेंसीज की तो हर जगह इंटेंशन अच्छी है जी, बट आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज वी नीड टू इम्प्रूव आवर जुडिशियल सिस्टम विच विल इम्प्रूव आवर इकोनॉमिक कंडीशंस ऑल्सो। एक बहुत बड़ा मैटर अभी देश में हुआ जिसको सबने देखा, NCERT। इस पे पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं, उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा ये पूरा मैटर है क्या? मुश्किल सवाल पूछ रहे हैं जो हाँ, ये एक्चुअली दिस इज लिटिल कंट्रोवर्शियल। यस, इसीलिए मैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट से सीधा समझना चाहूँगा कि पूरा मैटर क्या है। नहीं, मैटर ये है कि एक चैप्टर है NCERT की बुक्स में कि करप्शन इन इंडिया, वो ओवरऑल करप्शन की बात करता है, बट पर्टिकुलरली इट हाईलाइट्स द corruption in judiciary is probably responsible for the current legal system. ये legal system की हमने अभी बात किया कि it is very slow, and so that is what, it's not a big chapter, fortunately I saw that, but I want you कि आप एक बार बताएं कि इस मैटर में था क्या मामला, क्या है ये पूरी कंट्रोवर्सी है क्या? तो NCERT ने ये चैप्टर करप्शन पे प्रॉब्लम्स ऑफ करप्शन इन इंडिया, उसमें जुडिशरी का पर्टिकुलरली हाईलाइट किया जी, और जो हमारे ऑनरेबल जजेस सुप्रीम कोर्ट के, उनको ये पसंद नहीं आया जी, कि आपने बाकियों की
जैसे एग्जीक्यूटिव में ज़्यादा करप्शन है, पॉलिटिकल, एंड दिस इज अ स्टेटमेंट व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ इज इन द पब्लिक डोमेन। जी उन्होंने, ऑनरेबल जजेस ने ये बोला कि और जगह करप्शन आपने इतनी हाईलाइट नहीं की जितनी जुडिशरी में की है, और दे एंड दे आर राइट ऑल्सो। जुडिशरी की करप्शन, अलेजिड करप्शन, अभी आपने देखा कि दिल्ली हाई कोर्ट वाला दिल्ली हाई कोर्ट वाला जो कैश पकड़ा गया था, तो वही अभी हाईलाइट हुई है। इतने सालों से तो कुछ ऐसा रहा नहीं है, बट हाँ कई बार लगता है कि बायस जजमेंट हैं, बायस, देयर मे नॉट बी अ डायरेक्ट करप्शन, बट समटाइम्स यू नो द ऑनरेबल जजेस गेट स्वेड बाय who is appearing and whether they know a party, so they can get biased in the whole। एक लाइन होती है, उस लाइन के बीच में क्या आप मुझे डिफरेंस बता सकते हैं कि एक होता है जुडिशरी का क्रिटिसिज्म करना और एक होता है पब्लिक कॉन्फिडेंस को अंडरमाइन करना। मतलब जुडिशरी के बारे में जो एक इमेज है उसका पब्लिक कॉन्फिडेंस एकदम धाराशाही करना, उन दोनों में डिफरेंस क्या है? हाँ, अगर आपकी स्टेटमेंट ऐसी है जो एक तरीके से पैनिक क्रिएट करती है, जी राइट, कि पूरी जुडिशरी ऐसे हो गई। अभी बाय द वे पीछे बहुत स्टेटमेंट्स आई थी जिसमें किसी ने कहा था कि 90% ऑफ द जुडिशरी इज़ करप्ट। तो ऐसी स्टेटमेंट आर परहैप्स ये जो है अंडरमिन करती है एक जुडिशियल इंटेग्रिटी को, और आई थिंक दे आर राइट इन टर्म्स दे शुड प्रोसिक्यूट ऑन दैट। अगर मैं कोई पर्टिकुलर केस में बोलूँ, एक जजमेंट को पढ़ के मैं क्रिटिसाइज करूँ, तभी मैं हमेशा, मैं वैसे तो पढ़ के आता हूँ जजमेंट। इस वाले मैटर में क्या, इस वाले मैटर को आपको इस लेंस से देखे तो कैसे देखते हैं? अगर मैं कहूँ तो आई थिंक अगर मैं पर्सनली कहूँ तो सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी वो इसी बात पे की कि आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एक तरीके से पूरे उसको कह रहे हैं कि जुडिशरी सारी करप्ट है, तो दिस इज समथिंग अंडरमिनिंग द जुडिशरी। सो परहैप्स दिस इज व्हाट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजेस कहना चाहते थे कि अगर आप कोई पर्टिकुलर जजमेंट और पर्टिकुलर केस लेके पढ़ाओ जिसमें करप्शन है जुडिशरी में, दैट इज सेपरेट। ओके, मैं जाके मीडिया में कह सकता हूँ कि ये जजमेंट आई डोंट एग्री विद दिस जजमेंट क्योंकि इसमें ये है, पर मैं जाके कहूँ मीडिया में कि जज बायस था, बिना पढ़े जजमेंट को मैं कहूँ जज बायस था, कोर्ट तो ऐसे ही चलते हैं इंडिया में, और अगर मैं जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू अंडरमिन द रूल ऑफ लॉ इन दिस कंट्री, एंड देन उसमें आप लायबल हो जाएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन इसी मैटर पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बेसिकली अब कोर्ट ने कहा है कि उस चैप्टर को हटा दिया गया है, तो क्या कोर्ट के पास के अधिकार है या फिर ये एजुकेशन बॉडीज़ पे छोड़ देना चाहिए? बस मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। दोनों ठीक है, कोर्ट के पास तो बिल्कुल अधिकार है। फाइनली इस देश में जो डिसीजन होगा वो कोर्ट डिसाइड करता है, और खासकर सुप्रीम कोर्ट के पास था ये केस, तो अगर उन्होंने ऑर्डर किया है तो वो तो मानना ही पड़ेगा। एनसीईआरटी या गवर्नमेंट के पास कोई चारा भी नहीं है। हाँ, तो हम देखते हैं यूएस में भी ऐसे होता है कि कोर्ट का माना जाता है, गवर्नमेंट हैज़ टू ओबे, तो कोर्ट का ऑर्डर माना। एनसीईआरटी के पास अगर उसको किसी तरीके से वो एक पर्टिकुलर केस को हाईलाइट करके कह दें कि ये बायस लगता है या उस तरीके से दिखाएं तो बात अलग है, बट ये तो आप यंग बच्चों को पढ़ा रहे हो कि देयर इज नो रूल ऑफ लॉ इन दिस कंट्री, दिस इज करप्ट, सो यू शुड बी करप्ट, दिस इज व्हाट यू आर टीचिंग द यंग स्टूडेंट्स। तो ये सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन थी। शुरुआत में कहा था कुछ घटनाएं सिर्फ खबर नहीं होती, एक आईना होती हैं। आज के डिस्कशन ने शायद हमें वो आईना थोड़ा साफ करके दिखाया। द्वारका, नोएडा, एआई समिट प्रोटेस्ट, सिलेबस, सिनेमा, सबके बीच एक ही सवाल चल रहा है, वो है बैलेंस। स्टेट और सिटीजन के बीच में, फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में, इमोशन और लॉ के बीच में। एडवोकेट दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और जाते जाते आप सभी से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि आज इंसाफ एक्सेसिबल है या फिर सिर्फ विजिबल? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसे तमाम वीडियोस के लिए देखते रहिए इंडिया टीवी।